लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेक्स्ट जेआर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अतः आप ये अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने नॉर्थ पब्लिकेशन की बुक, भारतीय इतिहास की बुक, जिसका आधुनिक भारतीय अ, पाठ शुरू किया था, जिसमें हमारी कल एक क्लास हुई थी। आज इसकी दूसरी क्लास है और इसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आज की क्लास में हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दोनों चैप्टर छोटे-छोटे हैं, आंग्ल पंजाब संघर्ष और तीसरा चैप्टर है आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो करते हैं आज की क्लास में शुरू। पहले दूसरा चैप्टर है आंग्ल पंजाब संघर्ष। और क्लास को शेयर भी कर दिया करो, शेयर करने में कंजूसी ना किया करो, ताकि और किसी का भी भला हो जाए। करते हैं आज की क्लास को शुरू। दल खालसा। दल खालसा एक धार्मिक सेना थी। दल खालसा की स्थापना 1748 में कपूर सिंह ने की। बाद में से जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व प्रदान किया। इसके समय खालसा 12 मिसलों में विभाजित हो गया। रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ। रणजीत सिंह का संबंध शुक्रचकिया मिसल से था। इन जो 12 मिसलें थी, इन 12 मिसलों में से शुक्रचकिया मिसल से संबंधित रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे, जिसका संस्थापक चरत सिंह था। इनके पिता का नाम महा सिंह, माता का नाम राजकौर, पत्नी का नाम मेहताब कौर कन्हैया मिसल से संबंधित थी। 12 वर्ष की उम्र में ये शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख बने। 1792 में महासिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह के नाम पर एक संरक्षक परिषद ने राज्य का प्रबंध संभाला, जिसमें रणजीत सिंह की माता राजकौर, सास सदा कौर और दीवान लखपत राय शामिल थे। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने 1798 में सिखों पर आक्रमण किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने इन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1801 में लाहौर में एक दरबार का आयोजन कर उसने महाराजा की उपाधि धारण की। इस अवसर पर नानक शाही रुपये व पैसे का प्रचलन किया। रणजीत सिंह ने 1800 ईस्वी में भसीन के युद्ध में विरोधी सिख सरदारों को पराजित कर लगभग संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने 1805 में भंगी मिसल से लाहौर तथा अमृतसर छीनकर गुजरांवाला की जगह लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी अंग्रेज, जिनमें चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य 25 अप्रैल 1809 को संपन्न हुई। सर डेविड ऑक्टरलोनी अंग्रेज सेनापति था, जिसने 1809 में रणजीत सिंह के दरबार में भेजे गए ब्रिटिश दूत के सहयोग के लिए भेजा गया था। बाद में ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना को लुधियाना में तैनात किया गया। इस संधि के अनुसार सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। कंपनी के राज्य की सीमा सतलज तक फैल गई और ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना को लुधियाना में तैनात कर दिया गया। अमृतसर की संधि के पश्चात सतलज की सीमा निर्धारित किए जाने से रणजीत सिंह का पूर्व की तरफ विस्तार रुक गया और संपूर्ण पंजाब पर अधिकार करने का उसका सपना अधूरा रह गया, किंतु उसे सतलज की दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में विस्तार की खुली छूट मिल गई। इसका फायदा उठाते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1809 ईस्वी में शाहसूजा, जिसको उसके भाई ने अपदस्थ कर दिया था, लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। रणजीत सिंह ने उसे पुनः सत्तासीन करने में सहायता दी। रणजीत सिंह को अफगान शासक शाहसूजा से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था। उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया।
1813 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1818 में रणजीत सिंह ने खड़ग सिंह तथा दीवान चंद के सेनापतित्व में मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह और कश्मीर। वर्ष 1819 में रणजीत सिंह ने अफगानों से कश्मीर जीता। अफगान शासकों ने 67 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया। जब कश्मीर का शासक मोहम्मद अजीम खां काबुल गया तो उसने अपने छोटे भाई जबार खान को गवर्नर बनाया। वह बहुत क्रूर था, इतना कि लोग उसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। उसके बाद उसके राजस्व मंत्री पंडित वीर डार किसी तरह कश्मीर से बाहर निकले और मदद के लिए महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर लाए। उन्होंने दुर्रानी सेना से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए महाराजा को अपनी सेना के साथ आने के लिए कहा। कश्मीर को जीतने की तैयारी 1819 में की शुरुआत में की गई और मई 1819 तक सेना की एक बड़ी टुकड़ी अफगानियों के खिलाफ लड़ने के लिए वजीराबाद में इकट्ठी की गई। पूरी सेना को 3 विद्रोहियों में विभाजित किया गया। एक एक का नेतृत्व दीवान मोहकम चंद ने किया, एक का नेतृत्व राजकुमार खड़ग सिंह ने किया और स्वयं एक का नेतृत्व महाराजा ने किया। 3 जुलाई 1819 को युद्ध तब शुरू हुआ जब सिख सेना ने शोपियां के माध्यम से श्रीनगर तक पहुंचने का प्रयास किया तो दुर्रानी सेना ने उन्हें रोक दिया। एक करीबी लड़ाई के बाद जब्बार खान ने युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश की लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन युद्ध सिख सेना ने जीत लिया। पूरे कश्मीर पर कब्जा करने में सिख सेना को कोई बड़ा विरोध नहीं मिला। इस तरह 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को अफगानियों से छीन लिया। कश्मीर में सिख शासन 27 वर्षों तक चला, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के कारण यह क्षेत्र डोगरा राजवंश के अधीन आ गया। 1831 में एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर बंस रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में उपस्थित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी के मार्ग का सर्वेक्षण करना था। 26 अक्टूबर 1831 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा रणजीत सिंह के मध्य रोपड़ में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में रणजीत सिंह ने सिंध पर अधिकार कर उसे बांटने का प्रस्ताव रखा तो बेंटिक ने इस विषय पर बात करने से मना कर दिया। रणजीत सिंह ने फौज ए खास का संगठन फ्रांसीसी सेनापति वेंटूरा तथा अलाड के नेतृत्व में 1822 में किया। हरि सिंह नोला या नलवा इसके सेनापति थे। 1828 में लॉर्ड एम हस्ट ने इंग्लैंड वापस लौटने पर ब्रिटिश सम्राट की सेवा में रणजीत सिंह द्वारा भेजी गई मूल्यवान भेंट पेश की। ब्रिटिश सम्राट ने भी 4 विदेशी नस्ल के घोड़े और सुंदर गाड़ी महाराजा के लिए भेजी। कच्छ इलाके के पॉलिटिकल एजेंट अलेक्जेंडर बंस ने इनको लाहौर तक पहुंचाया। त्रिदलीय संधि 1838 ईस्वी। अफगानिस्तान के अमीर शाह शुजा के दोस्त मोहम्मद की जगह अफगानिस्तान का अमीर बनाने हेतु लॉर्ड ऑकलैंड रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसी बीच 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्रमशः खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह गद्दी पर बैठे। दिलीप सिंह के समय उसकी माता जिंदल कौर को संरक्षक और लाल सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना में सिख परंपरा के अनुरूप सलामी देने वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह की परंपरा का प्रचलन किया और सिख गुरु के नाम पर किलों के नाम रखे। रणजीत सिंह ने अपने सिक्कों को नानक शाही सिक्कों के नाम से प्रसारित किया। रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक होते हुए भी खालसा के नाम से प्रशासन संचालित करता था। उसकी सरकार को खालसा सरकार कहा जाता था। इस राज्य के प्रशासन में 5 मंत्री सहयोग करते थे। मुख्यमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। केंद्र में 12 प्रशासकीय विभाग थे, जिनमें 4 अत्यंत महत्वपूर्ण थे जो निम्नलिखित है। 4 जो मुख्य प्रशासकीय विभाग थे उसमें पहला दफ्तर ए आबवाब उल माल। दफ्तर ए आबवाब उल माल भूमि के लगान संबंधी तथा राज्य का लेखा जोखा रखता था। दूसरा दफ्तर ए तोहिजात। दफ्तर ए तोहिजात जो शाही परिवार के आय व्यय प्रबंध का हिसाब रखता था। दफ्तर ए मुवाजिब।
दफ्तर ए मुआजिब जो अधिकारियों के वेतन भत्ते का हिसाब रखता था, और दफ्तर ए रोजनामचा खर्च दफ्तर ए रोजनामचा खर्च जो विभिन्न मदों के अधीन दैनिक व्यय के संपूर्ण खर्च का हिसाब रखता था। रणजीत सिंह ने प्रधानमंत्री के पद पर राजा ध्यान सिंह, विदेश मंत्री के पद पर फकीर अजीजुद्दीन, वित्त मंत्री के पद पर क्रमशः दीवान भवानी दास, दिल्ली के दीवान गंगाराम और दीनानाथ रहे। सिख राज्य प्रांतों में बांटा था, जिसे सूबा कहा जाता था। कुल 4 सूबे प्रमुख थे: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा। रणजीत सिंह की सेना को 2 भागों में अब बांटा जा सकता है। रणजीत सिंह ने मियां गोस खान के नेतृत्व में तोपखाना ए खास नामक विभाग का गठन किया। रणजीत सिंह ने सेना को मासिक वेतन देना शुरू किया। रणजीत सिंह के सैन्य सुधारों में अलार्ड, वेंटुरा, कोट और एविटेबल का महत्वपूर्ण योगदान था। बिजली, फतेह जंग, जफर जंग रणजीत सिंह के समय की प्रसिद्ध तोपें थी। फौज ए खास जो नियमित सेना होती थी। फौज ए खास जिसमें घुड़सवार, पैदल और तोपखाने में विभक्त थी। 1822 में जनरल वेंटुरा तथा अलार्ड द्वारा एक विशेष आदर्श सेना फौज ए खास का गठन किया गया। 1827 में फौज ए खास के पैदल दस्ते की परेड देखने वाला कैप्टन वुड उसकी प्रशंसा के बिना नहीं रह सका। वेंटुरा को कुछ समय के लिए डेराजात तथा एविटेबल को 1837 में पेशावर का गवर्नर बनाया गया। उसने घुड़सवार परेड को रक्स ए लुलूसा नर्तकी की चाल के नाम से पुकारा। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। संसार की सबसे सुंदर फौज है, यह रणजीत सिंह की घुड़सवार की फौज को कहा था लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में। इटालियन सेनापति वेंटुरा को पैदल सेना के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया। रणजीत सिंह वेंटुरा को पैदल टुकड़ी, अलार्ड को घुड़सवार टुकड़ी तथा इलाही बख्श को तोपखाने का प्रभारी बनाया। दूसरी फौज ए बेकवाइल जो अनियमित सेना होती थी। इस सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार होते थे। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला घोड़चड्डा खास और दूसरा जो मिसलदार। जेटी व्हीलर ने जरा रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा कि अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम का होता था। राजधानी लाहौर में अदालत आला थी। इसकी अपील महाराजा के दरबार में की जाती थी। किसानों व सरकार के बीच उपज का नियमित बंटवारा करने के उद्देश्य से रणजीत सिंह के शासनकाल के प्रारंभ में 1823 तक बंटाई नामक मुगल पद्धति अपनाई। 1824 से अगले 10 वर्षों तक पैमाइश पर आधारित कंकूत प्रणाली अपनाई गई। 1834 के बाद बोली लगाकर भू राजस्व वसूल किया गया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। एक अंग्रेज ने रणजीत सिंह के विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन से यह पूछा कि रणजीत सिंह कौन सी आंख से काना है, तो उसने उत्तर दिया कि रणजीत सिंह की आकृति इतनी तेज में है कि मैं तो आज तक उसे ध्यानपूर्वक पता भी नहीं लगा पाया। रणजीत सिंह के जीवनी लेखक सर लेपेल ग्रिफिन ने कहा कि उसके अपने किसानों से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु वह उनके हितों की रक्षा भी करता था। अभियान के लिए जाने वाली सेनाओं को स्पष्ट आदेश था कि वे खेती को नष्ट न करें। आंग्ल सिख युद्ध। पहला आंग्ल सिख युद्ध। पहला जो आंग्ल सिख युद्ध वह हुआ था 1845 से 1845-46 में, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 में। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब में इस समय सबसे प्रमुख समस्या सेना पर नियंत्रण की थी। रानी जिंदल व लाल सिंह को इस सेना पर नियंत्रण करने का एकमात्र उपाय उसे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में झोंक देना ही नजर आ रहा था। उसने सोचा युद्ध में हारने पर खालसा सेना की शक्ति नष्ट हो जाएगी और जीतने पर अनंत प्रदेश उसके अधिकार में आ जाएगा।
सिख सेना के प्रधान सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सिख सेना के साथ विश्वासघात किया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़े गए युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहला युद्ध 18 दिसंबर 1845 को मुद्दकी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में लाल सिंह के विश्वासघात के कारण सिख सेना को पराजय का सामना देखना पड़ा। सिख सिपाहियों को छर्रे की जगह सरसों और बारूद की जगह रंगा हुआ आटा बोरों में भरकर भेज दिया गया। इस युद्ध में प्रारंभ में सिख सेना को विजय हाथ लगी, लेकिन पीछे हटने के बारे में सोच रहे थे। स्वयं सेनापति सर ह्यू गफ ने स्वीकार किया कि उस भयंकर रात्रि में हम अत्यंत गंभीर स्थिति में थे, किंतु लाल सिंह ने विजय के उपरांत भी सिख सेना को आगे बढ़ने से रोका। 21 दिसंबर 1845 को फिरोज शाह नामक स्थान पर सिख सेना का मुकाबला अंग्रेजों से हुआ। 28 जनवरी 1846 को बदोवल नामक स्थान पर सिख सेना ने हेनरी को पराजित किया। 21 जनवरी 1846 को अलीवाल नामक स्थान पर सिखों को पराजय का सामना करना पड़ा। 10 फरवरी 1846 को सब्राव की लड़ाई में सबसे भयंकर थी, जिसे लॉर्ड डफ ने हिंदुस्तान का वाटरलू कहा है। सर ह्यू गफ ने कहा कि नीति के कारण मैं स्पष्ट रूप से पराजित शत्रु के शौर्य की प्रशंसा नहीं कर पाया, किंतु मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि यदि देश हित में यह बलिदान आवश्यक नहीं होता तो मैं इतनी विश्वस्त सेना के इतने भयंकर हत्याकांड पर रो पड़ता। इस युद्ध के पश्चात 20 फरवरी को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के द्वारा जालंधर दोआब अंग्रेजों को दे दिया गया। सब्राव की निर्णायक विजय के बाद 20 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, जिसकी प्रमुख शर्तें, जिसमें पहली शर्त थी कि महाराजा ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश हमेशा के लिए छोड़ दिए। दूसरी शर्त थी कि सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के दंड के रूप में देने पड़े। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर और गुलाब सिंह को बेच दिया। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदल उसके संरक्षिका, लाल सिंह उसके वजीर स्वीकार किए गए। लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में एक वर्ष के लिए अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। दिसंबर 1846 के अंत तक ब्रिटिश सेना को लाहौर से लौट जाना था, लेकिन इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही 16 दिसंबर 1846 को पंजाब दरबार पर भिरोवाल की संधि थोप दी गई। लाहौर की द्वितीय संधि के नाम से प्रसिद्ध इस संधि के अनुसार ब्रिटिश सेना का पंजाब में रहना स्वीकार किया गया। भिरोवाल की संधि 16 दिसंबर 1846 को। यह संधि अंग्रेजों व दिलीप सिंह के मध्य हुई। जिंदल की संरक्षिता को समाप्त कर उसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्त की गई। लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी फौज का रहना स्वीकृत हुआ, जिसका खर्च 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिलीप सिंह को देने थे। सिखों पर विजय से कृतज्ञ ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल हॉर्डिंग को वाइकाउंट तथा सेनापति ह्यूगफ को लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया। इसके पश्चात दूसरा आंग्ल सिख युद्ध अर्थात 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ कर उसके स्थान पर पंजाब के ब्रिटिश रेजिडेंट फ्रेडरिक क्यूरी ने काहन सिंह को गवर्नर नियुक्त करने के कारण सिखों व जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों का निर्णायक विजय दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा छीन लिया और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया तथा उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। सर जॉन लॉरेंस पंजाब का प्रथम चीफ कमिश्नर बनाया गया। इसमें कुल 3 युद्ध हुए। रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 ईस्वी। इस युद्ध में जनरल गोफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रावी नदी पार कर रामनगर के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ। चिलियावाला के स्थान पर गोफ के नेतृत्व में एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंची। तीसरा गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 को। गफ के स्थान पर अब सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को सौंपा गया। उसने तोपों के युद्ध में अंग्रेज सिखों को परास्त किया और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 29
मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 29 मार्च 1849 को लाहौर में महाराजा दिलीप सिंह ने आखिरी बार दरबार लगाकर भारत सरकार के विदेश सचिव हेनरी एलियट के समक्ष विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित कर दी तथा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह की 1893 में 55 वर्ष की आयु में पेरिस में मृत्यु हो गई। दिलीप सिंह ने 1860 में अपनी मां को इंग्लैंड लाने के लिए और 1863 में मां के शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए केवल 2 संक्षिप्त एवं नियंत्रित यात्राओं के दौरान 15 वर्ष के अंतराल पर भारत को देखा था। मेजर इवांस बेल का कथन, पंजाब का विलय कोई विलय नहीं, यह तो विश्वासघात था। पंजाब की शासन व्यवस्था के लिए सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया, जिसके अन्य 2 सदस्य उसका भाई जॉन लॉरेंस और चार्ल्स जी मैसेल था। हेनरी लॉरेंस को राजनीतिक कार्यों, जॉन लॉरेंस को राजस्व तथा मैसेल को न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर तलवार से राज करूंगा या फिर कलम से। तो यह था आंग्ल और पंजाब का संघर्ष, आंग्ल और सिखों का संघर्ष। अब तीसरा चैप्टर इसका है आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल ब्रिटिश और मैसूर का संघर्ष, तीसरा चैप्टर भी हम इसी क्लास में करते हैं। तो करते हैं इसको शुरू। मैसूर में वाडियार वंश के हिंदू शासकों का शासन था। राजा के द्वारा अपना अधिकांश समय महल में पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड में व्यतीत होने के कारण शासन प्रबंध प्रधानमंत्री के नियंत्रण में था, जिसे देव या दलवई कहा जाता था। 1730 के दशक के प्रारंभ में मैसूर की शासन सत्ता 2 भाइयों देवराज और नंजराज के हाथों में थी। हैदर अली का जन्म 1722 में मैसूर जिले के बुंदीकोटा के फतेह मोहम्मद के यहाँ हुआ। 1755 में वह डिंडीगुल का फौजदार बन गया। मैसूर का राजा कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। संपूर्ण शक्ति वहां के मंत्री देवराज व नंजराज के हाथों में थी। 1761 में हैदर अली ने मैसूर के नंजराज से सत्ता छीन ली और वह सर्वेसर्वा बन गया। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में ही तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। हैदर अली ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था। हैदर अली धार्मिक उदारता के लिए काफी प्रसिद्ध था। विल्क्स ने उसे सभी मुस्लिम शासकों में सबसे अधिक सहिष्णु माना था। उसके 2 मुख्यमंत्री पूर्णिया और कृष्णराव हिंदू था। हैदर अली ने मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को दान दिया। हैदर अली ने अपनी निरक्षरता छुपाने के लिए खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सहयोगी बनाया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। मद्रास सरकार द्वारा दक्षिणी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के कारण आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने मराठों व निजाम के साथ मिलकर हैदर अली विरोधी त्रिगुट संगठन बना लिया। हैदर अली ने इस समय कूटनीति से काम लिया व दोनों को अलग कर दिया। हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम को प्रदेश तथा मराठों को धन देकर 35 लाख धन दिया था। मराठों को 35 लाख का धन देकर अपनी ओर मिला लिया। 1767 में निजाम और हैदर अली की संयुक्त सेना ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्र कर्नाटक पर आक्रमण किया। हैदर अली को प्रारंभ में सफलता मिली, लेकिन अंग्रेजों ने निजाम व हैदर अली की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। अंग्रेज सेनापति जोसेफ स्मिथ ने 1767 में संगमा तथा त्रिनोमोली के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। निजाम ने 22 मार्च 1768 में अंग्रेजों से संधि कर ली। 11 मई 1768 को मैंगलोर को हैदर अली ने अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 1769 तक हैदर अली ने अंग्रेजों से अपने प्रदेश प्राप्त कर लिए थे। 1769 में हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। ब्रिटिश सेनापति स्मिथ पराजित हुआ। लाचार अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली।
हैदर अली ने कंपनी के अस्तित्व को नकारते हुए यह संधि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की, जिसके अनुसार दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और किसी भी अन्य राज्य का आक्रमण होने की दशा में एक दूसरे की मदद करने का वायदा किया। अंग्रेजों ने युद्ध हार जाने के रूप में एक बड़ी राशि तथा अपने मित्र अरकाट के नवाब से कारूड़ का प्रांत लेकर हैदर अली को दे दिया। वेदनूर, सुंडा, केंद्रा, गुटी तथा सेरा हैदर अली के द्वारा जीते गए युद्ध थे। 1771 में मराठों के हैदर अली पर आक्रमण के समय अंग्रेजों ने पूर्व संधि की पालना में हैदर अली की किसी भी तरह सहायता करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर को मराठों से उनकी संधि पहले होने की बात कही और इस प्रकार यहीं से मद्रास की संधि का उल्लंघन होना शुरू हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। 1778 में अंग्रेजों द्वारा निजाम के भाई वलसात जंग की जागीर से छीनकर गुंटूर को अपने संरक्षण में लिए जाने से हैदर अली नाराज था। अंग्रेजों ने हैदर अली की अनुमति के बिना अपनी सेना उसके राज्य से होकर गुंटूर भेजी थी। हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से निजाम व मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। 1779 में अंग्रेजों ने कर्नल ब्रेथवेट के नेतृत्व में मैसूर की सीमा में स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया, जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। हैदर अली ने जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अर्काट घेर लिया। नवाब मोहम्मद अली पराजित होकर अंग्रेजों के पास मद्रास चला गया। जून 1780 में 70,000 सेना तथा 100 तोपें लेकर हैदर अली मद्रास पर टूट पड़ा तथा कांची के मैदान में उसने अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, वेली तथा फ्लेचर को परास्त कर दिया। जुलाई में हैदर अली ने कर्नल वेली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित कर अर्काट को जीत लिया था। 10 सितंबर 1780 को टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पेरम्बक पोलिलूर के युद्ध में पराजित कर कर्नल वेली तथा सर डेविड बेयर्ड को बंदी बना लिया। आयरकोट ने निजाम व मराठों को हैदर अली से अलग कर उसे पोर्टो नोवो, जो 1 जुलाई 1781 में हुआ, पोलिलूर 27 अगस्त 1781 तथा सोलिंगुर 27 दिसंबर 1781 के युद्धों में परास्त किया। 1782 में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को परास्त कर बंदी बना लिया। हैदर अली ने इसी समय आर्नी के युद्ध में आयरकुट को भी परास्त किया। हैदर अली को सफलता मिल रही थी, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। मराठा भी युद्ध से अलग हो गए। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। उसे भी निरंतर सफलता मिल रही थी, लेकिन टीपू भी युद्ध से परेशान हो गया था। अंग्रेजों के अनुरोध करने पर 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों ने जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए। गुंटूर व बालाघाट पर टीपू के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। पुनः दरबार से पूछे बिना अंग्रेजों द्वारा मैंगलोर की संधि किए जाने पर नाना फडणवीस ने नाराजगी प्रकट की, क्योंकि हरिपंत फड़के के अधीन पूना की सेनाएं टीपू के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य से काफी दूर निकल चुकी थी। मंगलोर की संधि मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के मध्य हुई। संधि की शर्तें वॉरेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं आई और कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो डालेगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 1790 से 92 मध्य अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर टीपू को मित्र विहीन कर दिया। टीपू ने भी फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के असफल प्रयास किए। टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग क्रांगनूर व आईकोट खरीदना चाहता था, लेकिन ट्रावनकोर के राजा ने इन्हें खरीदकर टीपू को नाराज कर दिया। अतः 1790 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज समर्थित ट्रावनकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस ने विशाल सेना के नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मद्रास के नवनियुक्त गवर्नर मेडोज के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना जून 1790 में मैसूर पर हमला करने के लिए रवाना हुई।
जिसके साथ कर्नल मैक्सवेल के नेतृत्व में बंगाल सैन्य टुकड़ी भी शामिल थी। 14 मई 1791 को अरिकेरा नामक स्थान पर कॉर्नवालिस का टीपू के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इसके बाद भोजन सामग्री के अभाव में कॉर्नवालिस को टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की तरफ बढ़ने का विचार त्याग दिया। उसी समय परशुराम भाऊ तथा हरिपंथ फड़के के नेतृत्व में दो पृथक पृथक सेनाओं के पहुंचने से कॉर्नवालिस की स्थिति मजबूत हो गई। 23 मार्च 1792 को हरिपंथ फड़के की मध्यस्थता से टीपू व कॉर्नवालिस के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू ने 3.30 करोड़ देना भी स्वीकार कर लिया। क्षतिपूर्ति की अदायगी तक टीपू को अपने दोनों पुत्रों मौजुद्दीन और अब्दुल खलील, टीपू के दो पुत्र मौजुद्दीन और अब्दुल खलील, ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए थे पहले भी इनसे संबंधित। इन दोनों पुत्रों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में रखना स्वीकार करना पड़ा। टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके मित्रों को सौंप दिया। अंग्रेजों को बारामूल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला तथा निजाम को पन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश मिला। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। मेजर जनरल मेडोज ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संभवतः वह संधि की शर्तों के अनुमोदन के लिए तैयार नहीं था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि का प्रस्ताव अस्वीकार करने पर फरवरी 1799 में वेलेस्ली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सेना जनरल हैरिस के अधीन थी, जिसने जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में मुंबई से आई सेना का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। 5 मार्च को स्टुअर्ट से सेदासीर तथा 27 मार्च को जनरल हैरिस से मालवेली के युद्धों में पराजित होने के बाद टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम लौट गया। 4 मई 1799 को हुए घमासान युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा यहाँ पर वाडियार वंश के 2.5 वर्षीय बालक कृष्णराज को वेलेस्ली के द्वारा शासक बनाकर उसके साथ सहायक संधि संपन्न की गई। टीपू सुल्तान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। टीपू सुल्तान पहला भारतीय शासक था जिसने दक्षिणी भारत में अंग्रेजों के बढ़ते हुए खतरे को समझा। उसने अपनी पैदल सेना को यूरोपीय नमूने पर प्रशिक्षित किया। टीपू सुल्तान ने 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। 1791 में मराठा घुड़सवारों द्वारा श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटे जाने के बाद मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए थे। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से मात्र 100 गज की दूरी पर था। टीपू प्रथम भारतीय था जिसने पाश्चात्य परंपराओं को भारतीय प्रजा पर लागू करने का प्रयत्न किया। 1784 के बाद टीपू ने अपने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभक्त कर दिया, जिसे आसफे टुकड़ी कहा जाता है। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा उसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। टीपू ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। टीपू ने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया और एक आधुनिक जल सेना तैयार करने का एक प्रयत्न किया। टीपू ने वर्ष व हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग करते हुए एक नया कैलेंडर लागू किया। टीपू ने अपने समकालीन विदेशी शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए तथा अरब, तुर्की, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजे। टीपू सुल्तान ने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया। किसानों को तकावी ऋण भी दिए गए। थॉमस मुनरो ने लिखा है कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। हर स्रोत का निर्माण करना उसके चरित्र का प्रधान अंग है। लेफ्टिनेंट मूर ने टीपू के प्रशासन की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जब कोई पर्यटक किसी अनजान देश से गुजरते हुए यह देखे कि वहाँ फसलें उत्तम है, देश में जनसंख्या तथा उद्योग बहुत है, नए नए नगर बस रहे हैं, वाणिज्य विकसित हो रहा है और प्रत्येक वस्तु हर्ष तथा सफलता की द्योतक है, तो वह स्वाभाविक रूप से यही कहेगा कि जनता एक कुशल प्रशासक के अधीन है जिसमें
उसे विकसित होने के अवसर मिल रहा है। ऐसा है टीपू ऐसा है टीपू के प्रदेश का चित्र। टीपू का कथन टीपू का कथन है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने के बजाय बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। विलक्स ने लिखा है कि हैदर का जन्म राज्य बनाने के लिए हुआ है और टीपू का जन्म उसे खोने के लिए। हैदर अली का कथन है कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। टीपू ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन विशाल ब्रिटिश सेना ने 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। टीपू संघर्ष करता हुआ मारा गया। टीपू के परिवार को वेलूर में नजरबंद कर दिया गया। 9 जुलाई 1799 को वेलेस्ली ने नव स्थापित मैसूर के नए शासक से सहायक संधि करके मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया। वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को कुछ प्रदेश देकर उसे मैसूर का शासक स्वीकार किया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में गवर्नर जनरल वेलेस्ली को मार्क्विस और हैरिस को बेरन की उपाधि प्रदान की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सचिव रहे पीटर ओबेर ने श्रीरंगपट्टनम के पतन पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे पैरों में है। हालांकि एक बार पूछे गए प्रतियोगी परीक्षा में इसका उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली भी माना गया है। अब ये लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था या पीटर ओबेर ने। 1799 में मैसूर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुशासन के आधार पर मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथों में ले लिया था। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा मैसूर राज्य को पुनः वाडियार राजवंश को लौटा दिया। अली राजा हैदर अली का जल सेनापति था। अली राजा हैदर अली का जल सेनापति था, जिसने मालदीव नाम से करीब 12,000 छोटे बड़े टापुओं को जीतकर मैसूर राज्य में मिला दिया था। टीपू का जन्म हैदर अली की पत्नी फातिमा के गर्भ से 1850 में हुआ था। टीपू मस्तान औलिया नामक मुसलमान फकीर के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण उसका नाम फतेह अली टीपू रखा गया, किंतु इतिहास में वह टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था परित्याग कर दिया तथा उसके स्थान पर किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया था। यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण की शुरुआत करने वाला प्रथम व्यक्ति हैदर अली था। वहीं टीपू सुल्तान प्रथम व्यक्ति था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। 1764 में मराठों ने हैदर अली को हली बली के युद्ध में पराजित किया था। तो ये था आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान, हैदर अली और इसके साथ ही आंग्ल पंजाब संघर्ष भी हमने पढ़ा। इसके पश्चात अगली क्लास में हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी, पुर्तगाली से लेकर पुर्तगाली, डच, फ्रांसिस, ब्रिटिश, इन्हीं सब के बारे में कल का फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।